हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन। आगे ये क्लास हम लोग कवर करते हैं बेटा। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। ध्यान दीजिए बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम उसे कहते हैं बेटा ना, जो अभी हमारा जो फैक्ट है, क्या है बेटा, इट मीन्स जो फैक्चुअल डाटा हमारे इकोनॉमी में है। जैसे मान लीजिए महंगाई चल रहा है, बेरोजगारी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये फैक्ट है कि नहीं फैक्ट है, ये 100% ट्रूथ है। जो प्रेजेंट में जो आपका फैक्ट रिजल्ट है वो मेरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जो सजेस्टिव नेचर का होता है। जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हमने क्या बताया कि ये जो फैक्चुअल डाटा बताता है, जो प्रेजेंट टाइम में फैक्ट है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। समझ में आया मेरी बात? एक छोटा सा एग्जांपल बेटा आपको दिख रहा हो यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बेटा महंगाई। क्या होता है प्रिंस? महंगाई। कह रहा है कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट प्रेजेंट इज 6%। मान लीजिए हमारे प्रेजेंट टाइम में महंगाई कितना चल रहा है? 6% चल रहा है। समझिए मेरी बात? तो ये फैक्ट ज्यादा बता रहा है कि नहीं बता रहा है? हमारा भारत क्या है? ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। ये फैक्ट रिजल्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इसको कहते हैं बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो फैक्ट नहीं बताता है, जो ये बताता है कि ये होना चाहिए। क्या बताता है बेटा? होना चाहिए। जैसे महंगाई है, देखिए महंगाई है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। ध्यान देंगे बेटा युवराज, महंगाई है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। महंगाई कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, अभी है नहीं, कम होना चाहिए, वो हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब कि हमने किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। समझिए मेरी बात ना? वो होता है कौन सा इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? व्हाट शुड एंड गुड रेट ऑफ इन्फ्लेशन बी। मतलब बताया जा रहा है कि हमारा जो महंगाई का रेट अच्छा होना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या है ऐसा? नहीं है, बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। एक और एग्जांपल है कि रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड। मतलब ये कि अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है कि टैक्स सब कोई पे कर रहा है बराबर, लेकिन होना क्या चाहिए? महंगाई अगर कंट्रोल करना है ना, तो अमीर लोगों को टैक्स बढ़ा दो, अमीर लोगों का टैक्स का रेट बढ़ा दो। इससे क्या होगा कि सरकार के पास अमीरों से ज्यादा टैक्स आएगा और उस टैक्स के आधार पे वो क्या करेगी? सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करेगी, सोसाइटी में क्या करेगी? सर्विस प्रोवाइड करेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? क्लियर हो ये? तो हमने क्या बताया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है जो प्रेजेंट फैक्ट बताता है, नॉर्मेटिव जो ऐसा होना चाहिए, जो है नहीं बल्कि होना चाहिए। जरा डेफिनेशन देखते क्या दिया है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द फैक्चुअल सिचुएशन। क्या बताता है? फैक्चुअल सिचुएशन मतलब फैक्ट रिजल्ट बताता है, एकदम फैक्ट की ये है, एक्चुअल डाटा है। ठीक है? जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, युवराज है, युवराज का मान लीजिए अकाउंट्स में आया 100 में 95, तो ये क्या है? फैक्ट रिजल्ट है ना युवराज? युवराज ने सोचा कि मुझे 100 में 99 लाना है। क्या सोच रहा है? 100 में 99 लाना चाहिए, तो वो हो गया नॉर्मेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ठीक है। डेफिनेशन क्या दिया पॉजिटिव में? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द फैक्चुअल डाटा, जो फैक्ट रिजल्ट बताता है ना। व्हाट इज क्या है, व्हाट इज मतलब क्या है, ठीक है, वो बताता है। नॉर्मेटिव क्या बताता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन का मतलब होता है जो होना चाहिए, वो बता रहा है। आइडियल का मतलब क्या होता है? जो होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन ऑफ व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, मतलब ये बता रहा है ना कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि ये होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। क्लियर हुआ? उसके बाद बेटा है पर्पस। एक चीज बेटा आपने ध्यान दिया, हमने यहाँ ऊपर एक कोड लिखा है MPEVS। देख रहे हैं? दिख रहे बेटा? ये पता है क्या है? अब आपको बता रहे हैं। आप थ्योरी में ना कोडिंग से आप लोग याद करिएगा, इससे बहुत आसानी से आप लोग को याद रहेगा। MPEVS का मतलब M से हो गया बेटा मीनिंग। ध्यान दिया, M से क्या हो गया? P से क्या हो गया? पर्पज। E से क्या हो गया? एग्जाम्पल। V से क्या हो गया? वेरिफिकेशन। S से क्या हो गया? सजेस्टिव। याद रहेगा MPEVS, तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये उसके फुल फॉर्म्स है। क्लियर है बेटा? हमने M से पढ़ लिया मीनिंग पढ़ लिया ना। ये क्या होता है? फैक्चुअल डाटा। वो क्या होता है? सजेस्टिव होता है, मतलब कि वो बताता है कि ये होना। पर्पस, मेन पर्पस क्या है? मेन गोल क्या है? इसका मेन एम क्या है?
पॉजिटिव इकोनॉमिक एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन, ये क्या बताता है? एक रियल डिस्क्रिप्शन बताता है बेटा। क्या बताता है बच्चा? रियल डिस्क्रिप्शन बताता है कि हाँ ये है, ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, जो पैसे का लेन देन हो रहा है, उसमें रियल फैक्ट बताता है। ये इसका मेन पर्पस है, किसका? पॉजिटिव का मेन पर्पस क्या? रियल फैक्ट बताना। क्या बताना? नॉर्मेटिव क्या होता है? डील विद द डिटरमाइनिंग द आइडियल। आइडियल का मतलब होता है बेटा ये बताना कि क्या होना चाहिए। आइडियल मतलब होता है कि ये होना चाहिए, ये बताता है कौन? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मेन उद्देश्य ये बताता है कि ये सजेस्ट करता है। आइडियल बताता है या क्या करता है बेटा? सजेस्ट करता है। क्लियर? सजेस्ट करता है कि हाँ ये होना चाहिए। आइडियल बताता है, ये इसका मेन उद्देश्य है। किसका? नॉर्मेटिव का। क्लियर हो गया? उसके बाद उसके बाद बेटा आपका दिया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको पता ही हमने क्या बताया? पॉजिटिव में क्या बताया? रियल फैक्ट बताता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लेशन का रेट कितना चल रहा है? 6%। प्रेजेंट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये फैक्ट दाता बताया कि नहीं बताया? तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड। इंडिया में क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए उसको इंडिया क्या कहा जाता है? ओवर पॉपुलेटेड कंट्री कहा जाता है। फैक्ट बताया कि नहीं बताया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव क्या एग्जांपल होता है? व्हाट शुड एन गुड रेट ऑफ इन्फ्लेशन बी। मतलब नॉर्मेटिव में ये बता रहा है, क्लियर नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि एक अच्छा इन्फ्लेशन रेट भारत में होना चाहिए, महंगाई का स्तर एक सही होना चाहिए, गड़बड़ नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मीडियम लेवल में होना चाहिए। ये बताता है नॉर्मेटिव। समझ गए ना? क्लियर नहीं बताता, ये बताता है ऐसा होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड। मतलब कि ये बता रहा है कि अमीरों को ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। है क्या? बता रहा है नॉर्मेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? क्या क्या हो गया? एमपी हो गया, ई हो गया ना। वी से क्या होता है बेटा? वेरिफिकेशन। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, इधर डाटा, फैक्ट डाटा शो कर रहे हैं, तो उसके लिए वेरिफिकेशन हुआ होगा ना, जांच हुआ होगा नहीं हुआ होगा? जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट बन के तैयार हो गया, तो रिजल्ट बनने में वेरिफिकेशन हुआ होगा नहीं हुआ होगा कि हाँ युवराज का इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स था, सारे सब्जेक्ट टीचर आके उसको वेरीफाई किए होंगे, देन उसको अपलोड हुआ होगा, फिर फाइनल रिजल्ट बन के तैयार किया गया होगा। इट मीन्स वेरिफिकेशन किस में होता है? जिसमें डाटा शो किया जाता है, जिसमें फैक्ट डाटा शो किया जाता है। तो फैक्ट डाटा किस में शो किया जाता है? तो इसका मतलब वेरिफिकेशन किस में होना चाहिए? क्या नॉर्मेटिव में वेरिफिकेशन होगा? अगर वेरीफाइड हो जाएगा तो फिर तो ये नॉर्मेटिव कहलाएगा ही नहीं। वेरीफाइड कैसे हो सकता है? वेरीफाइड का मतलब होता है कि फैक्ट डाटा शो कर रहे हैं। जब फैक्ट डाटा शो नहीं कर रहे तभी तो ये क्या है? कैन नॉट बी वेरीफाइड। क्लियर हुआ ना? तभी उसको नॉर्मेटिव कहते हैं। समझ में आएगी नहीं बेटा? वेरिफिकेशन किस में होता है? पॉजिटिव में। क्लियर? उसके बाद सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब होता है कि सजेशन किस में दिया जाता है कि ये होना चाहिए? नॉर्मेटिव में होता है, इसमें नहीं होता। समझ में आएगी नहीं बेटा? सजेशन किस में होता है? नॉर्मेटिव में होना है, सजेस्ट करता है कि ये होना चाहिए, बट इसमें तो नहीं, इसमें फैक्ट डाटा होता है। तो ये था आपका एमपीवीएस। एम से होता है मीनिंग, ठीक है। पी से क्या होता है बेटा? पर्पस। ई से क्या होता है? एग्जाम्पल। वी से क्या होता है? वेरिफिकेशन। एस से क्या होता है? सजेस्टिव। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कल ही आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। डिफरेंस देखिए बेटा क्या दिया है। सबसे पहला चीज इधर देखिए, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। ये आपका एक चैप्टर है, सिलेबस है, मतलब बुक है आपका। क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हैं माइक्रो, ठीक है, और 12th में क्या पढ़ते हैं आप लोग? मैक्रो। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इतने सारे डिफरेंस दिए हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस, बड़ा बात समझिए क्या होता है। इधर देखिए, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है? ध्यान दीजिएगा बेटा। ओ से ओ कट गया, आर से आर कट गया, सी से हाँ सी से सी कट गया, एम से एम कट गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या निकल गया है? आई इक्वल टू ए। यानी कि माइक्रो में आता है इंडिविजुअल, यहाँ पर हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किसके बारे में बेटा? और मैक्रो में पढ़ते हैं एग्रीगेट।
इंडिविजुअल का मतलब होता है माइक्रो में आप जो भी पढ़ोगे बेटा किसी एक प्रोडक्ट को लेकर चलोगे। कितने प्रोडक्ट बेटा? एक प्रोडक्ट को लेकर चलोगे। और मैक्रो में जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे ना तो वहां पर कई सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। एग्रीगेट का मतलब होता है होल, सारा, कई सारे इंडिविजुअल्स को मिला दिया जाए। इधर देखिए बेटा, कई सारे इंडिविजुअल्स को मिला दिया जाए तो आपको एग्रीगेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, इंडिविजुअल में एक प्रोडक्ट आता है। यानी क्लास 11th में आप लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें किसी एक प्रोडक्ट को लेके चलो। कितने प्रोडक्ट बेटा? एक प्रोडक्ट, एक आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इसको लेके चलोगे। क्लियर? और जब आप लोग 12th में पढ़ोगे वहां पर कई सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक, ये एक छोटा डिफरेंस आपको समझ में आए? माइक्रो में आई होता है और मैक्रो में ए होता है। आई से होता है इंडिविजुअल, ए से होता है एग्रीगेट। यानी आई में इंडिविजुअल मतलब एक के बारे में पढ़ोगे, मैक्रो में कई सारे के बारे में पढ़ोगे। क्लियर? आते डिफरेंस देखते हैं बेटा। डिफरेंस में बेटा यहाँ पर हमने कोड बनाया टॉमी बी, ठीक है, TOME, टॉमी बी। टी से होता है बेटा टूल्स। क्या होता है? टूल्स। हम लोग क्लास 11th में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें किस किस टूल्स को यूज करेंगे? यहां पर बेटा हम लोग यूज करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बाय द कस्टमर, सप्लाई बाय द सेलर या सप्लायर। डिमांड कौन करता है? कस्टमर करता है। सप्लाई कौन करता है? सेलर करता है। कौन करता है बेटा? सेलर, दुकानदार जो सेलर होता है वो सप्लाई करता है। तो ये दोनों टूल्स के आधार पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या टूल्स है? यहां भी डिमांड एंड सप्लाई है लेकिन एग्रीगेट है। क्या बेटा? यानी कि किसी एक व्यक्ति ने डिमांड किया, किसी एक व्यक्ति ने सप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। कई सारे लोग मिलकर डिमांड कर रहे हैं और उसमें कई सारे लोग मिलकर सप्लाई कर रहे हैं, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मतलब कई सारे लोग मिलकर डिमांड कर रहे हैं और कई सारे लोग मिलकर सप्लाई कर रहे हैं, वो मैक्रो में आता है। पहला डिफरेंस क्लियर है? टी मींस टूल्स। टूल्स में किसका किसका यूज करें? टूल्स में माइक्रो में डिमांड एंड सप्लाई, उसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? ओ से क्या होता है बेटा? अदर नेम। याद रखिएगा हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है बेटा? इसको कहते हैं प्राइस थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राइस थ्योरी कहते हैं। और इसका अदर नेम क्या है बेटा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब CUT में पूछता है आप लोग, ठीक है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी। क्या लिखा है? एज इट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। ध्यान दे रहे हैं ना? प्राइस ऑफ अ, एक कॉमोडिटी का बेटा प्राइस को बताता है एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को बताता है। कुल मिला के, बात समझिएगा, कुल मिला के इधर देखिए बेटा, यहां पर प्राइस थ्योरी क्या बताता है? किसी एक प्रोडक्ट का जो दाम है, ठीक है, वो बताता है। क्या बताता है? वो बताता है। इसी को कहते हैं अदर नेम। यानी प्राइस थ्योरी में क्या बताया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर बताता है एक प्रोडक्ट का प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस। क्लास 12th में आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा लेकिन आपको पहले ही बता दे रहे हैं। इधर देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा कि, ध्यान दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक हाउस होल्ड है, ये क्या है बेटा? हाउस होल्ड। और ये क्या है? फॉर्म है। क्या है बेटा? बिजनेस। ये आम आदमी है, जैसे मान लीजिए ये युवराज है, ठीक है, और ये मान लीजिए क्या है? प्रिंस है। तो प्रिंस का क्या फॉर्म है? प्रिंस चाहती है बिजनेस खोलना। प्रिंस क्या चाहता है? बिजनेस खोलना। और युवराज का अपना घर है। तो युवराज ने क्या किया? प्रिंस ने बोला यार मुझे कुछ दो जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो युवराज बोला ठीक है हम तुमको देंगे लेकिन उसके बदले तुमको पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पे। जैसे मान लीजिए अगर क्या क्या सर्विस देता है हाउस होल्ड, जिसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर ऑफ, जो जो सर्विस देता है हाउस होल्ड ना उसको फैक्टर ऑफ सर्विस कहते हैं। जैसे युवराज आपको जो जो सर्विस देंगे, हाउस होल्ड है वो आपको जो जो सर्विस देंगे उसको फैक्टर ऑफ सर्विस कहते हैं। क्या क्या आता है फैक्टर सर्विस? देखिए बेटा, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल या इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस जमीन देंगे, लेबर देंगे, पूंजी देंगे, पूंजी देंगे आपको, या आपको क्या देंगे? इंटरप्राइजेस मतलब कि बना बनाया बिजनेस देंगे, लो चलाओ और उसके बदले जो रेंट होगा मुझे पे करो। युवराज आपको ऐसा बोलेगा, ठीक है? तो ये चीजें हाउस होल्ड देता है फॉर्म को। किसको देता है? फॉर्म को, यानी आपको देगा, जो आप बिजनेस खोलना चाहते हैं उसको देगा। इसके बदले
फर्म क्या करेगा, उसको पेमेंट करेगा, जिसको कहते हैं फैक्टर ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर ऑफ पेमेंट। जो पेमेंट करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई लीज पे सामान दे रहा है, कुछ गिरवी या कुछ टाइम के लिए आपको कुछ सामान दे रहा है, तो उसके लिए आप कुछ पे करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। इसको कहते हैं बेटा फैक्टर ऑफ सर्विस, फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर पेमेंट में क्या क्या होगा देखिए बेटा, रेंट, ध्यान देखिए बेटा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्या होगा, एंड प्रॉफिट। अब बात समझिएगा, सबका एक रिलेशन है, सबका एक रिलेशन है। रेंट, अगर हाउस होल्ड ने लैंड दिया, अगर हाउस होल्ड ने बेटा क्या दिया, लैंड दिया, किसको, फर्म को, किसको दिया बेटा, फर्म को, तो फर्म उसके बदले क्या देगा, रेंट देगा। कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं। अगर हाउस होल्ड ने बेटा लेबर दिया, क्या दिया, लेबर दिया, तो उसके बदले फर्म क्या पे करेगा, वेजेस। बोलिए, देगा कि नहीं देगा बेटा, कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं ना। अगर हाउस होल्ड ने बेटा क्या दिया है, कैपिटल दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ लगा दिया, कैपिटल, यानी मान लीजिए कैपिटल का मतलब हो गया कि पार्टनर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, युवराज आपका पार्टनर बनना चाहते हैं कि मुझे पार्टनर बना लो, मैं तुमको इन्वेस्ट कर दूंगा, तुम्हारी कंपनी में कुछ पैसा लगा दूंगा, तो उसके बदले आप उसको क्या पे करेंगे, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। क्या पे करेंगे बेटा, इंटरेस्ट पे करेंगे। बात समझ आ रहा है। उसके बाद क्या है, इंटरप्राइजेस। क्या बेटा, इंटरप्राइजेस। अब मान लीजिए बेटा हाउस होल्ड ने बना बनाया इंटरप्राइजेस दे दिया, किसको, क्या दे दिया, इंटरप्राइजेस दे दिया। क्या दे दिया बच्चा, इंटरप्राइज। तो इसके बदले प्रिंस क्या पे करेगा, यानी फर्म इसके बदले क्या पे करेगा, प्रॉफिट देगा। क्या देगा बच्चा, प्रॉफिट देगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो कहने का मतलब बेटा, ये जो पेमेंट हो रहा है ना, ये पेमेंट, ये जो पेमेंट हो रहा है, ये पेमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो बेटा इसका प्राइस होगा ना, कि कितना रेंट देना है, वो भी तो प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है, कितना पे करना है, कितना अमाउंट सामने वाला पे करेगा, उसको प्राइस कहते हैं। ठीक है, रेंट कितना पे करेगा प्रिंस को आप बताएंगे, या फिर वेजेस कितना प्रिंस पे करेगा बताएंगे, इंटरेस्ट कितना पे करेगा बताएंगे, प्रॉफिट कितना पे करेगा बताएंगे। सबका एक प्राइस है कि नहीं बेटा। तो इस प्राइस को बेटा बताता है प्राइस थ्योरी में। किसमें, प्राइस थ्योरी में अभी तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कि किसी कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चा, प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट का दाम बताता है प्राइस थ्योरी में। वही किसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। समझ आया। एक चीज और अलग से आ गया था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्लास 12th में आपको पहले हम आपको बता दिए क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर फैक्टर ऑफ सर्विस आता है, और क्या आता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट आता है। क्या आता है बेटा, पेमेंट। जैसे मान लीजिए इन्होंने आपको फैक्टर ऑफ सर्विस दिया और आपने उसके बदले क्या पे किया, फैक्टर ऑफ पेमेंट। इसमें क्या क्या होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये अमाउंट कितना पे करना है वो डिसाइड वो करके बताएगा ना आपको, उसी को कहते हैं प्राइसिंग करना। तो यही किसके अंदर आता है बेटा, प्राइस थ्योरी के अंदर आता है। तो फिलहाल बस अब इतना समझिए कि इसमें एक कॉमोडिटी का दाम बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसका अदर नेम क्या है, प्राइस थ्योरी। क्या नाम है इसका बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या नाम है, प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या नाम है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बताता है। ये क्या बताता है, ये डिटरमाइन करता है द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बताता है कि कितना इनकम होगा लोगों का कितना इनकम होगा, और लोगों को कितना एम्प्लॉय दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। ये किसके अंदर बताएगा बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट में चर्चा किया जाएगा। किसमें बेटा, क्लास 12th में आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट में चर्चा होगा। ठीक है, कितना आपको इनकम मिलेगा और कितना आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया मेरी बात, क्लियर। इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को कौन से नाम से बुलाया जाता है, इनकम एंड थ्योरी। और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसमें प्राइस बताता है। ये तो हो गया टीओ, हो गया। एम से क्या होता है, मीनिंग में क्या बताएगा, इट इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इसमें हम जो स्टडी करते हैं, जो चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, वो किसके बारे में पढ़ते हैं, किसी एक व्यक्ति का इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं। हमारी इकोनॉमी में एक व्यक्ति होगा, उसके इनकम, उसका प्राइस पे स्टडी करना क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करना। मीनिंग क्या बताता है, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट।
किसी एक यूनिट को हम स्टडी करते हैं, एक प्रोडक्ट के दाम को लेके चलते हैं, सिर्फ एक माइक्रो में सिर्फ एक इंडिविजुअल के दाम को लेके चलते हैं, वो हमारा क्या होता है? माइक्रो। अब मैक्रो में क्या होता है? स्टडी किसे करते हैं? स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल मतलब सब लोगों के बारे में पढ़ाई करते हैं, सब लोगों के बारे में, कितना इनकम होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सबके बारे में, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया कि नहीं है बेटा? क्लियर हुआ? माइक्रो में एक के बारे में स्टडी करते हैं, मैक्रो में सबके बारे में। ठीक है, हो गया? चलिए उसके बाद बेटा देखिए क्या है मीनिंग हो गया एग्जाम्पल क्या माइक्रो का बेटा ध्यान देंगे, इंडिविजुअल इनकम के बारे में या इंडिविजुअल आउटपुट। इनकम तो जानते क्या होता है? अर्निंग मनी, जो आपका इनकम है, किसी हर व्यक्ति का जो इनकम है, एक व्यक्ति का इनकम या एक आउटपुट। ये आउटपुट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। आउटपुट में क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब इंडिविजुअल आउटपुट का मतलब एक प्रोडक्ट, एक का इनकम, एक व्यक्ति का इनकम या एक प्रोडक्ट के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में चर्चा होता है। समझ में आया? किसी एक व्यक्ति का इनकम या एक प्रोडक्ट, जैसे पार्ले जी बिस्किट है तो पार्ले जी बिस्किट के बारे में पूरा पढ़ेंगे आप। ठीक है, राइस है तो राइस के बारे में पढ़ेंगे, वीट है तो वीट के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए मेरी बात? किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक व्यक्ति का इनकम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये एग्जांपल है उसका, समझ गए? इंडिविजुअल इनकम या इंडिविजुअल आउटपुट। और उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नेशनल इनकम, सबका इनकम, पूरे लोगों का काउंट करके उसके बारे में पढ़ते हैं, या कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? एक का इनकम, एक प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है? सबका इनकम, सब प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स। समझ में आया कि नहीं बेटा? ये क्लियर हुआ मैक्रो माइक्रो में। एग्जांपल बी से क्या होता है लास्ट? बेसिक ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, एम क्या है माइक्रो का? माइक्रो का एम है इट एम टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यही ना बात है बेटा, हमने बताया था। इसका मेन एम क्या है बेटा? किसी एक प्रोडक्ट, कमोडिटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट, सामान, वस्तु, किसी एक प्रोडक्ट का दाम बताना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम बताना। फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये जल्दी कोई बताता नहीं बेटा, हम पहले आपको क्लियर कर देते। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आता है, तो वो भी प्राइस हुआ कि नहीं बेटा? किसी को आप पे कर रहे हो तो वो फिक्स किया हुआ ना कितना पे करना है, तो उसी को, उसको भी हम लोग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या किसी एक प्रोडक्ट का दाम बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, मैक्रो क्या करता है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए इकोनॉमी में, मेरे इकोनॉमी के अंदर कितना इनकम लोगों का होना चाहिए और कितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये कौन बताता है? मतलब मैक्रो में हम लोग इनकम एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। माइक्रो में क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर हुआ सबको? दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? पक्का? सबसे एक बेसिक डिफरेंस क्या आपको दिखा? आई और ए। आई से इंडिविजुअल एक का पढ़ेंगे और इसमें एग्रीगेट मतलब होल, सबका पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कल ही आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं पीपीएफ। पीपीएफ बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। समझ गए बेटा? इसका कई सारे नाम है, ध्यान दीजिएगा। ये होता क्या, ये सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ध्यान देंगे बेटा। पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व। ठीक है, यहां पर ये होता है बेटा ना, यहां पर दो गुड्स को लेके चला जाता है। कितने गुड्स को बेटा? दो गुड्स को लेके चला जाता है। आप दो ही गुड्स बनाओगे, उससे ज्यादा गुड्स नहीं बनेगा, सिर्फ दो गुड्स बनेगा। ठीक है, और आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। कितना है बेटा? लिमिटेड है। यहाँ दो चीज ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर दो वर्ड आप लोगों को ध्यान देना है। ये आपको सीयूटी में भी आता है और 12th में भी ध्यान देना, और आपको प्रेजेंट टाइम में सिलेबस में भी ध्यान देना है कि पीपीएफ में एमसीक्यू भी पूछता है कि पीपीएफ में जो आपका रिसोर्स होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। कितना होता है बेटा? लिमिटेड। टेक्नोलॉजी हम जो यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, जो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो चीज का हम रिसोर्स का यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, वो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है बेटा? कांस्टेंट का मतलब सेम। कहने का मतलब अगर हम लोग दो गुड्स बना रहे हैं तो पहले गुड्स को बनाने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, वही ट्रैक्टर को दूसरे गुड्स को बनाने में यूज करेंगे। मतलब ये कि जो टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स को बनाने के लिए जो होगा वो सेम होगा, उसी को कहते हैं सेम को कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट। ये दो चीज आपको ध्यान देना। अब समझते हैं पीपीएफ होता क्या। देखिए पहले काम का डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? इट इज अ कर्व। एक ऐसा कर्व होता है, ये कर्व शो करता है। ठीक है, सो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। कितने गुड्स बेटा? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है। क्या शो करता है?
कॉम्बिनेशन शो करता है आउट ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। जो आपके पास रिसोर्स पड़े हुए हैं वो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के आधार पे आप दो गुड्स को बनाते हो। यहां पर रिसोर्स क्या होगा बेटा? लिमिटेड होगा। क्या होगा बेटा? लिमिटेड। अब तो बात को समझिएगा, इधर देखिए, इधर आते हैं तो टेबल के आधार पे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने दो गुड्स बना रहे बेटा, एक्स और वाई। क्या बना रहे? अब कॉम्बिनेशन समझते हैं। एक्स को पहली बार आपने बनाया, ये आपका पूरा एक ग्राफ है, मान लीजिए ये आपका ऐसा है, ये पूरा आपका जमीन है जहां पर आप खेती कर रहे हो एक्स और वाई का, ठीक है। तो एक लिमिट है कि नहीं बेटा? हाँ, जैसे मान लीजिए यहां पर एक्स को बना रहे हो, ये क्या बना रहे हो? वाई को बना रहे हो। अगर आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वाई को कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो वाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि इसको और बढ़ा सकते हैं, नहीं, आपका रिसोर्स इतना ही है, इतना ही है, इतने के आधार पे आपको सामान बनाना है। तो अगर आप चाहते हो कि एक्स का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाएं तो वाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रहा है? अगर आप चाहते हो वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना तो एक्स को कम करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब अगर किसी एक प्रोडक्ट को गेन करना चाहते हो तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब आते थोड़ा सा टेबल के आधार पर समझते हैं। मान लीजिए बेटा पहली बार में, पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपने x का कितना प्रोडक्शन किया? 0। और y का कितना किया? 10। आपने पहली बार में x का प्रोडक्शन ही नहीं किया, पूरा का पूरा क्या किया? y का प्रोडक्शन किया कि नहीं किया बेटा? चलो ठीक है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन क्या बना कि आपका x 0 था और y आपका क्या था? 10 था। पूरे कॉम्बिनेशन में दो गुड्स में x का प्रोडक्शन 0 और y का पूरा 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। दूसरे बार में आपने x का एक प्रोडक्शन को बढ़ाया, कितना बढ़ाया? 1 यूनिट को बढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, कितना यूनिट? 1 यूनिट को आपने बढ़ाया, ठीक है। y का आपने कितना यूनिट घटाया? 1 यूनिट घटाया। अब एक चीज बात समझिएगा बेटा, दो गुड्स आपके पास है, दो गुड्स, बात समझिएगा, दोनों अलग अलग है प्रिंस। क्या है दोनों बेटा? अलग अलग है। क्या एक बात बताइए, दोनों को बनाने में क्या सेम मेहनत लग रहा है? नहीं ना। क्या पता कि कोई दोनों में से कोई एक गुड्स है वो थोड़ा सा में ज्यादा मेहनत लग रहा है, एक में क्या लग रहा है तो कम मेहनत लग रहा है। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, एक में ज्यादा मेहनत लग रहा है, एक में कम मेहनत लग रहा है। तो बेटा अगर हम एक का प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाएंगे जितना, तो क्या सेम यूनिट में वो घटेगा? नहीं ना। बात समझिए कैसे, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक्स का आपने 1 यूनिट बढ़ाया तो वाई का आपने कितना घटाया? 1 यूनिट घटाया। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना कि 1 का प्रोडक्शन किया आपने। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना आपका? आपका कॉम्बिनेशन ये बना कि आपने x का 1 बढ़ाया, y का कितना है? 10 है कि नहीं? सॉरी 9 है। उसको घटा के उसको दे दिया कि नहीं दिया प्रिंस? इसका घटा के किसको दे दिया? x को दे दिया। बात समझिए बेटा। फिर x का आपने फिर कितना यूनिट बढ़ाया? 1 यूनिट फिर बढ़ाया। तो अभी अब जाके 2 हुआ है ना। कितना यूनिट बढ़ाया? अब 1 यूनिट बढ़ाया। y का आपने कितना घटाया? 2 यूनिट घटाया। बात समझिएगा, यहां पर x को बनाने में ज्यादा मेहनत लग रहा है, इसीलिए y को ज्यादा घटाना पड़ रहा है। समझ आ रहा है? x को बनाने में मेहनत ज्यादा लग रहा है, इसीलिए y को डबल घटाना पड़ रहा है। यहां देखिए पहले बार में हमने 0 किया, x का एक भी प्रोडक्शन नहीं किया, y का किया पूरा, एक कॉम्बिनेशन बना 0 और 10। दूसरी बार में हमने क्या किया? x का 1 यूनिट बढ़ा दिया, ये अब x का 1 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं। y का कितना कम किया? 1 यूनिट कम किया कि नहीं किया? तीसरे बार में आपने फिर से 1 यूनिट बढ़ाया। कितना बढ़ाया? दोनों को माइनस कर देख लो कितना यूनिट होगा, तब जाके 2 हुआ ना। पहले का 1, अब एक और बढ़ाया तो 2 हो गया। लेकिन y में बेटा आपने कितना घटाया? 2 घटाया। इसका मतलब समझते क्या? इसका मतलब ये है ना बेटा कि y को बनाने में ज्यादा मेहनत लग रहा है, y को बनाने में ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए सॉरी x को बनाने में ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए y को डबल देना पड़ रहा है दूसरी बार में। देख रहे हैं बेटा, हम बताए थे ना कि दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है बेटा, दोनों में मेहनत जरूरी नहीं कि सेम लगे। एक को बनाने में क्या ज्यादा लग जाए मेहनत, जैसे हमको यहाँ किस में ज्यादा मेहनत दिख रहा है? x में। तो किसको सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है? इसमें सबसे सेक्रीफाइस ज्यादा कौन कर रहा है बेटा? y कर रहा है। तीसरी बार में फिर आपने देखा कि x ने 1 यूनिट बढ़ाया तो अब 3 हो गया, पहले का 2 और 1 बढ़ा तो 3। y ने कितना सेक्रीफाइस किया?
देख रहे कि x सिर्फ एक यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन y उससे ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ आ रहा है? y ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका मतलब कि x को बनाने में ज्यादा मेहनत लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चौथे बार राउंड में फिर से x को बनाने में 1 यूनिट लगा, y को बनाने में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? पूरा का पूरा सेक्रीफाइस करना पड़ा, यानी कि अगली बार में y कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब फिर से आपको बता दें कि x को बनाने में ज्यादा मेहनत लग रहा है, ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए y ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब कॉम्बिनेशन देखिए 0 से 0 10 का, इसमें 1 और 9 है तो 1 और 9, इसमें कितना 2 7 2 7, मतलब आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है बेटा, जमीन का कॉम्बिनेशन बनाना है कि पहले राउंड में, इधर देखिए पहले राउंड में x को बनाया नहीं तो 0 था, y कितना था? पूरा का पूरा 10 था। दूसरे राउंड में आपने देखा कि x को 1 यूनिट बढ़ाया गया तो y को कितना घटाया गया? 1 ही यूनिट घटाया गया, तो y कितना प्रोडक्शन हुआ? 9, 1 कम हो गया, 9 हुआ। तीसरे राउंड में x का 1 यूनिट और बढ़ गया तो 2 हो गया, y का कितना यूनिट घटा? 2 यूनिट घट गया। y ज्यादा सेक्रीफाइस हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? फिर तीसरे राउंड में 1 यूनिट सिर्फ x का फिर बढ़ा तो 3 हो गया, y का कितना यूनिट घटा? 3 यूनिट घट गया बेटा। देख रहे हैं ना, इसको सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहा है, y ज्यादा कर रहा है इसके लिए। चौथे बार में y को x का 1 यूनिट फिर बढ़ा तो 4 हो गया, और y का कितना हो गया? 0 हो गया पूरा। समझ में आया कि नहीं बेटा? क्लियर हुआ? यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में एक चीज और दिमाग में बैठाई रखिए, जल्दी कुछ समझ नहीं पाता है, दिमाग में बैठाई रखिएगा। इसमें क्या होता है कि एक गुड्स को बनाने में जितना उसका यूनिट हम बढ़ाते हैं, उससे कई ज्यादा यूनिट दूसरे गुड्स को घटाना पड़ता है। यानी कि x को बनाने में जितना यूनिट हम बढ़ाते जा रहे थे, उसका कई गुना ज्यादा y को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। समझे? मेरे पास एक लिमिटेड जमीन था इतना, हाँ, तो x को अगर यूनिट हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे तो y को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा था? ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा था जमीन का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा मेरी बात? यानी कि इसी को बेटा कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, कि इसमें ज्यादा सेक्रीफाइस होता है, बढ़ता कम है, सेक्रीफाइस ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा ये डायग्राम? अब ठीक है, ये तो टेबल था, डायग्राम कैसे बनेगा? यहां पर x को लेंगे x वाले में, ठीक है, ऐसे बनता है डायग्राम ना। इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं? x, ऊपर वाले को y कहते हैं। बात समझिए, इधर देखिए बेटा, नीचे वाले को हम x ले लेंगे और ऊपर वाले को इसको y ले लेंगे। क्लियर है? ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे बेटा थोड़ा सा आप लोग कि पहले बार में हमारा कॉम्बिनेशन कितना था? x जब 0 था तो y कितना था? 10 था, यानी x हमारा 0 ओरिजिन पे है और y कितना है? 10। तो मान लीजिए 10 है फॉर एग्जाम्पल 10 है, ठीक है, ऐसे से कॉम्बिनेशन बना तो यह 10 है। ठीक, दूसरे बार में y x 1 है तो y कितना है? 9। मान लीजिए x आपका 1 है, कितना है? यहाँ 1 है, मान लीजिए x कितना है बेटा? 1 है, तो y कितना है? थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए कम हुआ है, देखिए हुआ कि नहीं हुआ है? तीसरे बार में x2 है, y कितना है? x2 है, 2 है, कितना है बेटा? 2 है, y कितना है? 7। देखिए कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? x बढ़ते जा रहा है, x बढ़ते जा रहा है, y कम होते जा रहा है। देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, फिर से 3 है, ये कितना है? 4 है, कुछ कम बनाया गया, चलिए ठीक है, हाँ 3 है, ठीक है, 3 है ना, ये क्या है? 4 है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कम हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? हो रहा है। फिर लास्ट में 4 है, ये क्या हो गया? यानी जब हमारा x4 हुआ तो ये क्या हो गया? सीधे आके यहाँ पर 0 में रुक गया। यानी कि हमारा एक यूनिट, एक गुड्स को बढ़ाया जा रहा है, दूसरा गुड्स ज्यादा घट रहा है, डाउनफॉल जा रहा है। क्या जा रहा है बेटा? इसको याद रखिएगा, इस कर्व को, जो ऐसा कर्व बनता है, ठीक है, देख रहे हैं ना, उल्टा सी, ये उल्टा सी है कि नहीं? सी ऐसे बनता है, ठीक, इसका अगर उल्टा सी बोल दिया जाए तो उल्टा सी को बेटा क्या कहते हैं? कॉनकेव कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिए, पीपीएफ कर्व जो होता है कॉनकेव कर्व होता है, क्योंकि इसमें उल्टा सी होता है। देख रहे कि नहीं देख रहे बेटा? ये एग्जैक्ट डायग्राम होता है बेटा पीपीएफ का। समझ गए मेरी बात? क्लियर हुआ? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव टू ओरिजिन। ये भी 1 मार्क्स में पूछता है। बताओ हमने क्या क्या 1 मार्क्स के लिए आपको बताया कि रिसोर्स आर लिमिटेड, टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट, और कौन सा कर्व बनता है इसमें? कॉनकेव टू ओरिजिन।
ठीक है। अच्छा, एजम्पशंस क्या होता है? ऐसे कुछ एजम्पशंस मान्यताएं होती है बेटा, ये सब चीज़ें होना चाहिए तब पीपीएफ कहलाता है, अदरवाइज जैसे क्या, रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए, क्लियर है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आपका पूरा जमीन का यूज करना है, कहीं भी जमीन को छोड़ना नहीं है, पूरा यूज करना है, पूरा इस्तेमाल करना है, तो इसको कहते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब पूरे जमीन का इस्तेमाल करना है खेती बाड़ी में, प्रोडक्शन करने में, कहीं भी छोड़ना, दिस इज कॉल्ड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन, दोनों के लिए जो हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है, समझ गए। एमआरटी इज राइजिंग, एमआरटी देखिए बड़ा, ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे। एमआरटी क्या होता है, इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर कहते हैं या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताएंगे, एमओसी, एमआरटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इतना बस जान लीजिए, पीपीएफ में एमआरटी क्या होता है, बढ़ता है, एंड नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट, यहाँ पर रिसोर्स जो होता है एफिशिएंट नहीं होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स के लिए, समझ गए मेरी बात ना। दोनों गुड्स के लिए क्या होता है, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है दोनों के लिए एफिशिएंट नहीं है, किसी एक के लिए फेवर में होगा, किसी एक के लिए अनफेवर में होगा। तो बस इसके बारे में बस अभी इसको सस्पेंस में रखिए, कल इसको चर्चा करेंगे। यहाँ पर कितने गुड्स होते हैं, सिर्फ 2 गुड्स होते हैं, बस यहाँ तक करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।